Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Dear students, today we are going to discuss aspect of novel by E.M. Forster. As earlier we have done with the biography of E.M. Forster. So E.M. Forster के बारे में ये कहा जाता है कि that was being ये मशहूर था बच्चे, आयरॉनिकल नावल लिखता था, इसकी वजह से ये इसकी क्या थी, ज़्यादा मशहूरी थी, या आप इसको कह सकते हैं ज़्यादा डोमिनेंट था। और इनकी जो अप्रोच थी उनके बारे में आप कह सकते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के ऊपर बात करते थे। और आपने पढ़ा होगा ब्लूम्सबरी ग्रुप के बारे में, हमने जो आपको टेक्स्ट दिया था उसके अंदर मेंशन था। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप का क्या था, मेंबर था। कौन? E.M. फॉस्टर। अब E.M. फॉस्टर ने ये जो एस्पेक्ट ऑफ नावल है बच्चे, ये क्यों लिखा? ये बेसिकली ये क्या है, लेक्चर्स की सीरीज़ है, ठीक है, एक लेक्चर्स की सीरीज़ है जो बाद में क्या की गई, हार्ड फॉर्म में पब्लिश की गई। इसलिए इन्हें क्या किया गया, बाद में कोर्स का हिस्सा बनाया गया और इनको एस्पेक्ट ऑफ नावल्स के नाम से लिखा गया। और इनके मुताबिक नावल क्या होता है? इनके मुताबिक अ नावल इज़ अ फिक्शन और अ प्रोज विच इज़ रिटन इन मैनी कंटेक्स्ट। अब E.M. फॉस्टर ने बताया कि नावल क्या होता है। अ नावल या प्रोज वो होता है, अ फिक्शन और प्रोज होता है जो कि रिटन कंटेक्स्ट में आपके सामने पेश किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड नावल एंड दैट इज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय E.M. फॉस्टर। अब हम बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ नावल। आपके पास जो हैंड रिटन वो जो नोट्स हैं, अगर आप वो अपने पास खोल के बैठें तो आपके पास पहला एस्पेक्ट है बच्चे स्टोरी का। तो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि स्टोरी, व्हाट इज़ स्टोरी बच्चे। तो E.M. फॉस्टर इसमें हमें बताते हैं इवेंट्स विद टाइम सीक्वेंस, ठीक है, इवेंट्स विद टाइम सीक्वेंस इज़ कॉल्ड स्टोरी। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई बात पहुंचाई जाए सक्सेसफुली, ठीक है। और राइटर का ये कमाल होता है कि वो कितने अच्छे अंदाज में, कितने बेहतरीन अंदाज में, कितने कामयाब अंदाज में अपनी बात को अपने रीडर्स तक पहुंचाता है। अब ये कहते हैं कि एक अच्छी स्टोरी क्या होती है अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर के, स्टोरी क्या होती है और एक अच्छी स्टोरी क्या होता है। वो कहता है कि एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद हो, आपके पास सस्पेंस होना चाहिए स्टोरी के अंदर। विदाउट सस्पेंस स्टोरी को E.M. फॉस्टर क्या कहता है, वो स्टोरी नहीं होती। इन द एलिमेंट्स ऑफ इन द एस्पेक्ट ऑफ नावल ही इज़ सेइंग दैट अ स्टोरी शुड बी विद इन द सस्पेंस। एंड नंबर सेकेंड वो कहता है बच्चे कि हमारे पास स्टोरी पढ़ जब हम रहे हों या हम जब सुन रहे हों, पढ़ने वाला बता रहा हो, तो लिसनर्स इतने एक्टिव हो जाएं, उनको पता हो कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या चीज़ होने वाली है। लिसनर के दिमाग में या पढ़ने वाले के दिमाग में स्टोरी को पढ़ के या सुन के ये चीज़ उजागर होनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बच्चे कोई भी एक स्टोरी का कोई भी करैक्टर, कोई भी उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग यार, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, कि आपके जहन में ये बात आ जाए, हाँ अगर ये होगा तो ये होगा। मींस आपके जहन में क्वेश्चंस जब अराइज होंगे तो वो दैट इज़ बीइंग द पार्ट ऑफ स्टोरी। और ये इसको सक्सेसफुल स्टोरी कौन कहते हैं, ऐसी स्टोरी को E.M. फॉस्टर। आखिर पे वो कहते हैं बच्चे कि इवेंट्स जो इसके अंदर, स्टोरी के अंदर जो हम बातें करते हैं, बेसिकली आपने देखा होगा स्टोरी जो होती है वो इवेंट्स का मजमुआ होती है। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टोरी आप देख लें, थर्स्टी क्रो को ही देख लें बच्चे, तो उसमें भी क्या होता है, सीक्वेंस है ना, वो उड़ता है, वो पानी की तलाश में जाता है, फिर वो नहर कहाँ पे पहुँचता है, बाग में पहुँचता है, घड़े के ऊपर बैठता है, उसके अंदर कंकरियाँ डालता है। विद इन द सीक्वेंस द स्टोरी इज़ गोइंग टू हैपन ना। तो वो भी हमें यही कह रहा है कि सीक्वेंस के साथ साथ होने के साथ इसके अंदर इवेंट्स की जो आपकी अरेंजमेंट है वो भी बड़ी साफ़ और सुथरी होनी चाहिए। बीइंग अ राइटर, एक स्टोरी राइटर को क्या करना चाहिए, अपने इवेंट्स को तरतीब देना चाहिए कि उसके इवेंट से पता चले कि हाँ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, यस दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन, ये हो गया, अब ये होगा। सीक्वेंस वाइज इवेंट्स उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा, हमने जब प्लॉट पढ़ा था, प्लॉट में हमने देखा था कि एक चीज़ जब अगर फॉल को जाती है तो वो फिर एक चीज़ जब राइज को जाती है तो वो फॉल की तरफ आती है ना। सो इवेंट्स के बारे में भी वो ये कहता है कि आपके जो इवेंट्स हैं वो बड़े डायरेक्टली और क्या होने चाहिए, आपके प्लान्ड होने चाहिए, जिससे पता चले कि स्टोरी का सीक्वेंस है। मीन्स आपकी स्टोरी टुकड़ों में बटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसका एक अपना सीक्वेंस होना चाहिए।
सो दैट इज़ द थिंग कि वो कहता है स्टोरी जो है अकॉर्डिंग टू ई एम फॉस्टर। अब ये देखिएगा बच्चे, जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम ई एम फॉस्टर के मुताबिक, एस्पेक्ट्स ऑफ नावल के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं कि स्टोरी को कैसा होना चाहिए। उसने हमें बताया कि स्टोरी के अंदर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस होने के बाद उसके अंदर सस्पेंस क्रिएट किया जाना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए और इवेंट्स जो हैं वो तरतीब के साथ इंटरमिंगल्ड होने चाहिए। सो दैट इज़ आवर फर्स्ट aspect of novel given by E.M. Foster. The second point is, as you are having with the people is the second point. उस दिन भी हमने इसके ऊपर बात की थी बच्चे। तो people बेसिकली क्या होते हैं, आपके करेक्टर्स होते हैं जो स्टोरी के अंदर बयान किए जा रहे होते हैं। मैंने उस दिन आपको बताया था आपके मेजर करेक्टर भी होते हैं, आपके माइनर करेक्टर्स भी होते हैं, आपके फ्लैट करेक्टर्स भी होते हैं, आपके राउंड करेक्टर्स भी होते हैं, आपका हीरो भी होता है, आपकी हीरोइन भी होती है, आपका विलन भी होता है, और एक पूरा सीक्वेंस मीन्स के स्टोरी के अंदर जितने भी करेक्टर फॉल कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर पीपल, कि उनके साथ आपने कैसे डील करना है। तो ई एम फॉस्टर हमें बताते हैं बच्चे कि ये जो करेक्टर हैं ये किस तरह के होने चाहिए। नंबर 1 फ्लैट करेक्टर शुड बी देयर, नंबर 2 राउंड करेक्टर शुड बी देयर। आपने देखा होगा फ्लैट करेक्टर कैसे होते हैं, जो एक ही टाइप के होते हैं, मींस उनके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होती, वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी एंड टिल द एंडिंग ऑफ स्टोरी वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नमूदार नहीं हो रही होती। एंड द सेकंड इज़ द राउंड कैरेक्टर। अब वो कहता है कि ये जो राउंड कैरेक्टर होते हैं बेसिकली सरप्राइजिंग होते हैं, मींस अगर स्टोरी के शुरू में कुछ थे, मिड में कुछ हो जाते हैं और लास्ट पे कुछ हो जाते हैं, मींस चेंजिंग होते रहते हैं, सरप्राइजिंग कैरेक्टर होते हैं थ्रू आउट द नावल। वो कहता है कि जो नावलिस्ट है या जो राइटर है उसको इतना खूबसूरती के साथ इसको निरेट करना चाहिए पीपल को। अब हमने स्टोरी की बात की, अब हम पीपल के ऊपर बात कर रहे हैं। वो हमें ये कहता है, ई.एम. फॉस्टर ये कहता है कि आपके कैरेक्टर्स जितने भी हैं, चाहे वो राउंड हैं चाहे वो फ्लैट कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ अप टू द राइटर दैट हाउ ही और शी इज़ गोइंग टू डिपिक्ट वेरी ब्यूटीफुली द कैरेक्टर्स विद द पीपल, कि वो उनको कितनी अच्छी तरह उनको बयान करता है। और आपने देखा होगा बच्चे, बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम अपने राउंड या फ्लैट कैरेक्टर्स को तो डिस्कस कर रहे होते हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ों को क्या कर जाते हैं, नावलिस्ट होने के नाते ई.एम. फॉस्टर ये कहते हैं कि आपको उनके राउंड और फ्लैट होने के साथ साथ उनकी हिडन एबिलिटीज़ को भी ज़ाहिर करना चाहिए। हिडन एबिलिटीज़ कौन सी हैं, जी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ई.एम. फॉस्टर कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको नावलिस्ट को बयान करना चाहिए। हाँ जी, वो कहता है कि नावलिस्ट शुड डिस्क्राइब द वेरी क्लीन इवेंट्स विद इन द स्टोरी एंड विद इन द कैरेक्टर्स। नावल्स के कैरेक्टर जितने भी होने चाहिए। अब आपने देखा होगा, आप जब पढ़ते हैं स्टोरी तो नावल के कैरेक्टर आपको बाज़ औक़ात ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो रियल है। आप जब स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो आपको बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा होता है कि ये बिल्कुल हकीकत है। तो ई.एम. फॉस्टर भी यही कहते हैं कि नावल के या स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स होने चाहिए उनको रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, उनकी ये नहीं होना चाहिए कि किसी किस्म की कोई लूज़ पॉइंट आपके पास नहीं होने चाहिए। और वो कहते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं इन्हीं के अंदर, कि आपके पीपल या आपके कैरेक्टर्स के अंदर 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हैं इन लाइफ जो होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। और हम कौन कौन से ऐसे उन 5 बेसिक एलिमेंट्स में से कौन कौन से पॉइंट मिस कर देते हैं और कौन कौन से पॉइंट ऐड करते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। द नंबर 1 इज़ love is there. Number 2 is food is there. Number 3 sleep is there. Number 4 birth is there. And number 5 is death is there. अब ये वो एलिमेंट हैं जो आपने देखा होगा हमें भी अपनी ज़िंदगी में बेसिक नीड के तौर पे ज़रूरत होते हैं। अब आप देखें बच्चे, फूड के बगैर कोई इंसान या कोई चरिंद परिंद इस दुनिया में ज़िंदा नहीं रह सकता। आपने देखा होगा नावल के अंदर या फिल्म के अंदर या स्टोरी के अंदर, आपने देखा होगा आपका राइटर आपको नावलिस्ट होने के नाते कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इंगेज कर रहा होता है फूड के साथ। मीन्स आपने देखा होगा अगर कोई आपका प्रोटैगनिस्ट है तो उसको दिखाया जा रहा होगा कभी वो कहीं मूव कर रहा है विद इन द फूड आइटम्स ना, या उसको खाना खाते दिखाया जाता है। सो दैट इज़ फंडामेंटल एंड बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड
एंड बीइंग अ राइटर कौन है जी, हमारे ई.एम. फास्टर ये कहते हैं कि ये बेसिक एलिमेंट है, इसको हमें अपनी स्टोरी के अंदर निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने कैरेक्टर्स को इनके साथ शेप करना चाहिए। नंबर सेकंड इज़ लव, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। नंबर थर्ड इज़ स्लीप। आपने देखा होगा कि आपका, और यहाँ पे बच्चे स्लीप का मतलब ख्वाब नहीं है, ड्रीम्स नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर राइटर इसके अंदर ड्रीम्स को इन्वॉल्व करते हैं, सोने को और आपके ख्वाब्स को जो हैं वो उनको साथ, इनके साथ इंटरमिंगल करते हैं। बर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आपने देखा होगा कि किसी न किसी कैरेक्टर की बर्थ को दिखाया जाता है कि वो कब पैदा हुआ, कैसे ग्रो अप हुआ, कैसे उसने अपने लाइफ के सर्कमस्टांसिस को अचीव करते हुए एक स्टेज पे पहुंचा। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लास्ट पॉइंट इज़ डेथ। आपने देखा होगा आखिर पे कहीं ना कहीं पे जाके आपका राइटर, आपका जो लिखारी होता है वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी कैरेक्टर को डेथ के ज़ुमरे में लेके आता है, उसकी क्या कर हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब हमने जो बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है ये भी कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। सो दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट जहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ई.एम. फास्टर के मुताबिक इनको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड द नंबर सेकंड जो मैंने आपको कहा हम बाद में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ लव। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जितने भी राइटर्स हैं वो ज़्यादा जोर किसके ऊपर लगाते हैं, लव के ऊपर, वो ज़्यादा रोमांस को डिपिक्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज नीड ऑफ टाइम, वक्त की ज़रूरत को देखते हुए वो ज़्यादातर फोकस लव के ऊपर करते हैं। बट ई.एम. फास्टर क्या कह रहे हैं कि राइटर को सिर्फ लव के ऊपर फोकस करने की बजाय इन 5 एलिमेंट के ऊपर क्या करना चाहिए, ज़्यादा जोर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ई.एम. फास्टर आपके जितने भी कैरेक्टर हैं, चाहे वो राउंड हैं, चाहे वो फ्लैट हैं, चाहे वो मेजर हैं, चाहे वो माइनर हैं, उनको क्या करना चाहिए बच्चे, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स अपनी स्टोरी के अंदर, अपनी नरेशन के अंदर इनको पिक करके, इनको डिपिक्ट करके अपनी स्टोरी को क्या करना चाहिए, ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड एंड वेरी कैजुअल एंड वेरी मैचिंग थिंग इज़ देयर, द प्लॉट। हम प्लॉट के ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, हम डायग्राम बना के भी आपको दिखा चुके हैं, प्लॉट डायग्राम। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लॉट। सो बच्चे अब प्लॉट के अंदर क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट। आपने देखा होगा स्टोरी को अभी हमने डिस्कस किया, हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने आपको बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं प्लॉट की। प्लॉट बेसिकली बच्चे, स्टोरी तो आपने देखा होगा इवेंट्स का नरेशन है विद द टाइम सीक्वेंस है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड स्टोरी। प्लॉट हमें किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा होता है, विद द काज, वी हैव टू डील विद द काज इन द प्लॉट। आपने देखा होगा कि अगर प्लॉट के अंदर कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है तो वो पिछले इवेंट की वजह बनता है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की, कि प्लॉट के अंदर जब भी आपका बेसिक एलिमेंट वो होना चाहिए काज, कि अगर प्लॉट में फॉल आता है, राइज आता है, तो वो भी किसी रीज़न की वजह से होगा, किसी काज की वजह से होगा। जब आपका प्लॉट फॉल करता है तब भी वो किसी न किसी रीज़न की वजह से होगा, किसी न किसी कॉज की वजह से होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, होपफुली आपको समझ आ जाएगी स्टोरी के अंदर। अब स्टोरी और प्लॉट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, एक एग्जांपल से होपफुली आपको समझ आ जाएगा। स्टोरी के अंदर हम देखते हैं बादशाह मर गया, फिर उसकी मलका मर गई, दैट इज़ स्टोरी। and I have earlier discussed what is story and how the story should be there and how the E.M. Faster is going to say that what is the element of story. And now we are going to discuss what is the difference between story and plot, and the example is that बादशाह मर गया फिर मलका मर गई। And now what is the plot? बादशाह मर गया, उसके गम में मलका मर गई, that is plot, that is cause। कोई भी काम होता है उसी वजह से जब दूसरा काम होता है, दैट इज़ योर प्लॉट। जो स्टोरी होती है वो सीधी सीधी और टाइम सीक्वेंस में होती है, बट प्लॉट के अंदर आपके पास विदाउट काज, विदाउट रीजंस आप प्लॉट को डील नहीं कर सकते। और E.M. फास्टर भी हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आपका फंडामेंटल एलिमेंट है प्लॉट के अंदर, वो बच्चे क्या है, आपकी रीजनिंग, आपकी काज, उसके बगैर आपका प्लॉट सक्सेसफुल साबित नहीं होगा। फॉर एग्जांपल उस दिन हमने बच्चे देखा था कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि फॉर एग्जांपल दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ योर राइज इन एक्शन, दैट इज़ योर फॉल इन एक्शन, एंड दैट इज़ योर क्या कहते हैं इसको, रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पे स्टोरी शुरू हुई,
ठीक है, जब यहाँ से स्टोरी शुरू होने के बाद ऑब्वियसली जब इस स्टॉप पे पहुंची तो कोई ना कोई पीछे वजह होगी तो यहाँ पे पहुंची है ना, देयर इज अ कॉज। और यहाँ से लेके जब यहाँ तक का आप सफर तय करते हो, राइज इन एक्शन, सॉरी क्लाइमेक्स एंड दैट इज राइज इन एक्शन। जब राइज इन एक्शन होगा तो जब क्लाइमेक्स तक आप जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई आपकी वजह होती है, विदाउट रीज़न आपका कैरेक्टर जो है वो राइज इन एक्शन से आपका क्लाइमेक्स का सफ़र नहीं तय कर सकता। सो दैट इज़ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन योर स्टोरी एंड योर प्लॉट। प्लॉट डील्स विद योर रीजंस, प्लॉट डील्स विद योर कॉज, बट स्टोरी डजंट डील विद दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ बच्चे फैंटेसी इज़ देयर। इसके बारे में E.M. फॉस्टर क्या कहते हैं हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो चीज़ों के अंदर फैंटेसी जो है अब बच्चे आपने देखा होगा नावल बाज़ औक़ात क्या कर रहा होता है, वो रियल लाइफ की डिपिक्शन होता है, वो रियल लाइफ के बारे में बात कर रहा होता है। और नावल के अंदर जो आपके लिए फैंटेसी पैदा करना होता है वो किसका काम होता है, आपके राइटर का, कि वो उसको किस तरह फैंटेसी को क्रिएट करके आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत बना दे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दे। एंड नाउ हाउ द फैंटेसी इज़ बीइंग देयर। फैंटेसी हमेशा नावल के अंदर जो चीज़ डाली जाती है वो कौन डालता है, आपका राइटर। और राइटर कैसे डालता है, थ्रू हिज इमेजिनेशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू हिज इमेजिनेशन, थ्रू हिज थाट्स, थ्रू हिज इन्वायरमेंट, थ्रू हिज सुपर नेचुरल एलिमेंट एंड नेचुरल एलिमेंट्स। सो बच्चे जो राइटर होता है वो इसके अंदर फैंटेसी कैसे पैदा करता है, वो आपके मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, हमने इमेजिनेशन को भी डील किया पहले पढ़ा, थाट्स को भी, मीन्स के वो अपनी बातें बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल लाइफ है, एक रियल इवेंट है, उनके अंदर ट्विस्ट पैदा करने के लिए आपका राइटर वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा डालता है कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे और आप उसको डिमांड करें दैट शुड बी रिटन ना, दैट शुड वी हैव टू डील विद दैट। सो आपका राइटर उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल डालता है, और वो कैसी कैसी चीज़ों से डालता है, थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू योर थाट्स, थ्रू इन्वायरमेंट एंड थ्रू सुपर नेचुरल एलिमेंट। ठीक है, अब सुपर नेचुरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल गॉड इज़ देयर। आपने बच्चे देखा होगा, हमने पढ़ा था अपोलो के बारे में पढ़ा था, हेम टू एफ्रोडाइट में पढ़ा था। वहाँ पे उसने क्या किया, गॉड को इन्वॉल्व किया, किसके साथ, कैरेक्टर्स के साथ। उनका गॉड के साथ लव जो था वो आपकी स्टोरी को क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना रहा था, या कुछ ऐसा था जिसको देख के आप क्या कर रहे थे कि दैट शुड बी रीड ना। नंबर वन, गॉडेस आर देयर, गॉड एंड गॉडेस आर देयर, एंजल्स आर देयर। आपने देखा होगा, हमने इसी तरह की एक और स्टोरी जो पहले हम पढ़ चुके थे, उसके अंदर हमने किसका किरदार देखा था, अगर आपको याद हो, जो उसको प्रोटेक्ट करता है एक लड़की को। रेप ऑफ द लॉक में आपने देखा, हमने एक कैरेक्टर को पढ़ा, एरियल का कैरेक्टर आपने देखा। सो सेम इज़ द केस। नेक्स्ट आ जाते बच्चे क्वींस के ऊपर। किंग एंड क्वींस जो हैं वो भी आपके सुपर नेचुरल एलिमेंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ने, आपका राइटर किंग एंड क्वींस को वहाँ पे मुतारिफ़ करवा देता है। एंड नंबर 4, रियल कैरेक्टर्स आर देयर। वो रियल कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकता है एक नई शक्ल में ला के। फॉर एग्जांपल आपकी स्टोरी चल रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई और नया कैरेक्टर ला देता है। फॉर एग्जांपल शुरू में आपने जब कैरेक्टर देखे, आपको वो कैरेक्टर नज़र नहीं आया, नया कैरेक्टर ला के खड़ा कर दिया दरमियान में या आखिर पर। जैसा कि आपने देखा था, हमने वो नज़म पढ़ी थी, उसके अंदर आखिर पे जाके पता चलता है कि ये सारी जो जंग थी वो उसकी और उन दोनों के दरमियान जो आपस में पार्टनरशिप बनती है, उसमें वो एक दूसरे को, हाँ जी, पेरिस वाली कहानी जो हमने पढ़ी थी, तो उसके आखिर पे जाके वो रिवील होता है कि ये सारा कैरेक्टर जो थे, इनकी आपस में बातचीत पहले चल रही थी लेकिन रिवील बाद में किया। सो सेम इज़ द केस विद द कैरेक्टर्स, कि आपका राइटर वहाँ पे नए कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकता है। हाँ, एक और चीज़, फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि आपका राइटर क्या करता है, नॉन ह्यूमन स्पेस के ऊपर ह्यूमन को भेज देना।
ठीक है। या आपने बच्चे हमने शुरू में पढ़ा था एक प्रोज के अंदर हमने पढ़ा था, आपने वो पढ़ा था, याद मुझे नहीं आ रहा, गुलिवर्स ट्रैवल हमने पढ़ा था, याद है फर्स्ट सेमेस्टर में। उसमें अगर आप बच्चे देखें तो वहाँ पे गुलिवर्स ट्रैवल में जब वो एक विज़िट करता है एक स्टेट का, वहाँ पे सारे छोटे होते हैं और वो क्या होता है, मीन्स दैट इज़ योर सुपर नेचुरल एलिमेंट, कि आपका राइटर क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसा डालता है जिससे आप क्या, आपकी स्टोरी, आपके कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, फैंटेसी की तरफ चले जाते हैं और वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। बट द मेन पार्ट ऑफ फैंटेसी इज़ देयर कि आपने अपने कैरेक्टर्स को खूबसूरत किस तरह बनाना है, आपने अपनी स्टोरी को किस तरह खूबसूरत बनाना है। या फिर वो बच्चे क्या करता है, इसी तरह के ह्यूमन की स्पेस के ऊपर नॉन ह्यूमन चीज़ों को भेज देता है। ये आपके डेवल्स हो गए, ठीक है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके करैक्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ के अंदर आपने देखे होंगे कि वो ह्यूमंस को आके क्या करते हैं, तंग करने लग जाते हैं या उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। द नंबर 5 इज़ प्रोफेसी। प्रोफेसी के बारे में कहते हैं एन एक्सेंट इन टोन ऑफ नावलिस्ट, कि बच्चे अब जो आपका नावलिस्ट है वो कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स को किस तरह मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। आप बच्चे देखें स्टोरी तो सीधी सीधी होती है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टोरी के अंदर ट्विस्ट पैदा करना, उसके अंदर चीज़ों को इन्वॉल्व करना, वो किसका काम होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके नावलिस्ट का काम होता है कि वो उसको किस तरह खूबसूरत बनाता है और किस तरह अपने राइटर्स के लिए मज़ेदार उसको बना देता है। अब करेक्टर्स एंड इवेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक मीनिंग। ऑब्वियसली आपके जो करेक्टर्स होते हैं, आपके जो इवेंट्स होते हैं, उनका कोई ना कोई ख़ास मकसद होता है। बट द प्रोफेसी रिप्रेजेंट थ्रू पास्ट एंड फ्यूचर, इट कनेक्ट्स इवन थ्रू द पास्ट एंड फ्यूचर। मीन्स कि आपकी जो बच्चे प्रोफेसी है वो क्या करती है, आपके फ्यूचर को आपके पास्ट के साथ लिंक करके, या आपने स्टोरी के अंदर देखा होगा बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके पास्ट के साथ लिंक होती हैं, आपके करैक्टर के पास्ट के साथ लिंक होती हैं, या तो फिर वो उसको फ्यूचर में क्या करती हैं, तंग करती हैं, या फिर आपको आपके फ्यूचर को क्या करती हैं, उसके अंदर फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमने एक पढ़ा था, आपको याद हो, ईडिपस आपने पढ़ा था। ईडिपस का अगर आप पास्ट देखें और उसका फ्यूचर देखें, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े इंटरमिंगल्ड हैं बच्चे। सेम इज़ द केस विद द प्रोफेसी, के प्रोफेसी के अंदर आप अपनी चीज़ों को मीनिंगफुल कैसे बनाते हैं विद द थिंग ऑफ योर पास्ट एंड फ्यूचर। आप अपने टाइम फ्रेम को देखते हुए आप अपने कैरेक्टर्स को कितना खूबसूरत बनाते हैं उनके पास्ट के हालात से, उनके फ्यूचर के हालात से। अब ईडिपस को नहीं पता था कि उसने क्या कर दिया, वो उसी के ही उन्हीं माँ बाप का बेटा है जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और फिर ईडिपस ने क्या किया, उन्हीं को ही जाके आखिर पे क्या कर दिया, अपने बाप को मार दिया और अपनी माँ से क्या कर ली, शादी कर ली। तो दैट इज़ द थिंग दैट प्रोफेसी, कि आपका जो राइटर है वो इन चीज़ों के साथ कैसे डील करता है। ऑब्वियसली प्रोफेसी इज़ मिस्टीरियस, वो उसके अंदर ऐसी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करता है कि वो आपकी चीज़ों को डिपिक्ट करने के साथ साथ खूबसूरत भी बनाता है। द लास्ट पॉइंट इज़ दैट बच्चे पैटर्न एंड रिदम। ऑब्वियसली बच्चे आपका पैटर्न एंड रिदम आपकी लाइफ को भी खूबसूरत बनाता है। अगर आप इसकी जनरल एग्जाम्पल देखें, हम आपको कहते हैं कि यूनिफॉर्म में है, ठीक है, दैट इज़ योर पैटर्न। हम आपको कहते हैं कि यार टाई के बगैर क्लास में नहीं बैठना। हम आपको कहते हैं कि आपका जो ड्रेस कोड है उसके अंदर आप लोग आएँ। तो सेम इज़ द केस विद द राइटर, के राइटर को भी अपने एक सीक्वेंस के साथ, पैटर्न के साथ, रिदम के साथ अपनी स्टोरी को क्या करना चाहिए, नरेट करना चाहिए, उसको ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। बेसिकली योर पैटर्न डिज़ाइन द शेप ऑफ योर नावल। आपका जो पैटर्न है, आपका जो रिदम है बच्चे, वो आपके नावल की शक्ल को तश्कील देता है कि आपके नावल की शक्ल क्या है। और E.M. फॉस्टर कहते हैं कि आपका पैटर्न शुड बी ज्योमेट्रिकल। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये एस्पेक्ट थ्रू किसके दिए हुए एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, E.M. फॉस्टर के। तो E.M. फॉस्टर हमें क्या कहता है कि आपका जो पैटर्न है शुड बी ज्योमेट्रिकल। अब इसमें वो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल वन कैरेक्टर इज़ गोइंग टू राइज एंड अदर इज़ गोइंग टू फॉल, मीन्स कि आपके कैरेक्टर्स के दरमियान भी पैटर्न रिदम होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी स्टोरी का कोई सीक्वेंस ही ना हो, आपका क्या कहते हैं, स्टार्ट पहले हो रहा हो, फिर आपका राइज एंड फॉल होने से पहले आपका ऐसे हो सकता है कि आप क्लाइमैक्स पे पहले चले जाएं। नॉट एट ऑल, आपका राइज इन एक्शन होगा, फिर आप क्लाइमैक्स पे जाएंगे। मीन्स के सीक्वेंस के साथ एक स्टोरी को नरेट करना और उसके अंदर चीज़ों को, ऐसे एलिमेंट्स को डालना जो स्टोरी के अंदर क्या पैदा कर दें, जान पैदा कर दें।
बेसिकली पैटर्न इज़ ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ नावल, पैटर्न एंड रिदम अपीयर्स टू एस्थेटिक सेंस ऑफ रीडर। बेसिकली ये एस्थेटिक सेंस के साथ डील करता है कि इनकी रीडर के साथ, पढ़ने वालों की एस्थेटिक सेंस को ये डील करता है। इट यूनिफाइज नावल इंटरनली, ये यूनिफाई करता है किसको, नावल को इंटरनली तौर के ऊपर। अगर आप इसकी एक मिसाल मैं आपको पहले आपकी यूनिफॉर्म की दे चुका हूँ। अब आपके जिस्म के अंदर का निज़ाम है ना, आपका मैदे का निज़ाम अपना है, आपके फेफड़ों का निज़ाम अपना है, आपके सांस लेने वाली नाली का निज़ाम अपना है। कभी आपने सोचा है कि ये आपस में गड़बड़ क्यों नहीं होते? कभी आपने देखा है कि दिल की शरियानों से आने और जाने वाला खून कभी फेफड़ों में गया हो, कभी कहीं और घुस गया हो? दिस इज यूनिफाइड सिस्टम क्रिएटेड बाय गॉड। सेम इज द केस विद द नावल कि आपका ये फर्स्ट भी यही कहता है कि आपके पैटर्न एंड रिदम आपके नावल को यूनिफाई करते हैं, वो यूनिफाइज करते हैं, वो बताते हैं कि आपके नावल की खुसूसियात क्या है, आपके नावल को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। तो ईएम फर्स्ट भी यही बात कर रहा है कि आपका जो पैटर्न एंड रिदम है दैट इज़ वेरी फंडामेंटल एलिमेंट। अब आप फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी कि आप टाई कोई और कलर की पहन के आ जाएं, जूते किसी और कलर के पहन के आ जाएं और आपका मैचिंग ही ना हो रही हो, तो दैट डजेंट लुक लाइक दैट ना, कि आपको वो सही सूट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में जाते हैं, आप जाते हैं या आप जाते हैं, तो उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हो या कोई कॉलेज का फंक्शन हो, यूनिवर्सिटी का फंक्शन हो, तो आप 70-100 दफ़ा पहले क्या करते हैं, अपनी ड्रेसिंग को चूज़ करते हैं। हाँ ये पहन लेना चाहिए, इसके साथ ये शूज़ पहनने चाहिए, हाँ ये टाइप लगानी चाहिए, ये बेल्ट होना चाहिए, ठीक है, हाँ ये शरारा होना चाहिए, ये लहंगा होना चाहिए, ठीक है, ये जीन्स होनी चाहिए, ये शर्ट होनी चाहिए। सो सेम इज़ द केस विद द नावल, कि नावल के अंदर भी राइटर को इसी तरह अपने पैटर्न और रिदम्स का ख्याल रख के नावल की स्टोरी को, नावल के कैरेक्टर्स को, नावल की सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, निरेट करना चाहिए। सो सेम इज़ द केस, मैंने अभी आपको बताया कि आप एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, यार ये देखो इस सूट के साथ ये टाई पहन रहा हूँ, क्या ये सूट करेगी? फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं नहीं यार ये आपके शूज़ के साथ भी मैच कर रही है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये आपकी ग्लासेस के कलर के साथ मैच कर रही है, ये बड़ा उठा करेगी, फॉर एग्जाम्पल मीन्स कि आपको आप उसके ऊपर मुतमईन हो रहे होते हैं। हाँ आपकी ग्लासेस का कवर तो ठीक है, आजकल तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि आपकी ड्रेसिंग के साथ आपका मास्क का कलर भी मैच होना चाहिए। सो सेम इज़ द केस विद द नावल, कि आपके नावल की स्टोरी बड़ी यूनिफाई होनी चाहिए, बड़े पैटर्न और रिदम पे मुश्तमिल होनी चाहिए। बेसिकली बच्चे ये क्यों यूज़ की जाती है, ये इसलिए यूज़ की जाती है कि जो आपके इवेंट्स हैं, जो आपका नरेटर है, वो आपके इसके सीक्वेंस को जितने तक बहाल रखता है तब तक आप इसको सही पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी मिसाल दी कि आपका क्लाइमेक्स तो पहले नहीं हो सकता, आपका ऑब्वियसली पहले स्टार्ट होगा, फिर राइज इन एक्शन होगा। अगर आप क्लाइमेक्स पहले चले जाते हैं तो आपका स्टार्ट भी रह जाता है, आपका राइज इन एक्शन भी रह जाता है। तो अगर आप अपने रेजोल्यूशन पे पहले जब चले जाते हैं तो आपका फॉल इन एक्शन भी रह जाता है, आपका राइज इन एक्शन भी रह जाता है। सो आपकी स्टोरी को, आपके नावल को खूबसूरत बनाने के लिए नावल के अंदर ईएम फॉस्टर के मुताबिक पैटर्न एंड रिदम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ द थिंग बच्चे, टुडे वी हैव डन विद द aspects of novel, we have done with the all features of novel that is being communicated through this lecture.